जो बहुत से लोग घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, जब तक वो घर में रहते हैं तो उनका मान-सम्मान उनके माँ-बाप की मुट्ठी में रहता है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकल के पढ़ाई करते हैं तो माँ-बाप का मान-सम्मान उनकी मुट्ठी में आ जाता है। आप जितना भी पढ़ चुके हैं, जी, वो बेहतर है और वो सफिशिएंट है। जो सबसे मेजर डे है वो 2 हैं, एक जी, तो ट्यूसडे है और एक फ्राइडे। इनको इसमें हम लोगों के लिए समान स्तर की परेड होती है, तो उसमें हम पूरे दोनों टाइम लगभग वर्दी पहन के जाते हैं। और जो भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग एक ही कमरे के अंदर बैठे रहते थे। हम लोगों को ना तो ये पता चला कि सूरज कब निकला है और कब अस्त हुआ है, परंतु हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में, और जहां आपको डिप्टी एसपी डीएसपी की ट्रेनिंग होती है। और हमारे सामने हैं यूपी पीसीएस 2022 बैच के सिलेक्टेड शाहरुख खान सर, जो इस समय मुरादाबाद में अपने डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। चलिए आज जानेंगे कि मतलब ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा रहता है, क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, और सैलरी वैलरी को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों की बातें करेंगे। लास्ट में क्या नाम है, 2024 पीसीएस प्रीलिम्स की कैसी स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। सर का माध्यम हिंदी भी रहा है। वीडियो तक अंत तक बने रहिए, लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सर, हमारे तरफ से जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी का धन्यवाद और जय हिंद सभी व्यूअर्स को और सभी साथियों को। जी, साथ ही मैं बिजनौर का निवासी हूँ जी, और 2022 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है डिप्टी एसपी की पोस्ट पे 59वीं रैंक के साथ, और इस टाइम मैं यहाँ ट्रेनिंग में कार्य कर रहा हूँ। सर, मेरा मीडियम तो हिंदी रहा है और ये मेरा चौथा प्रयास में सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले मैंने 3 एग्ज़ाम मतलब 3 अटेम्प्ट और दिए हैं। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया है, तीसरे अटेम्प्ट में फिर से प्री नहीं हुआ जी, और चौथे अटेम्प्ट में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सब एक साथ हुआ है। जी। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? थोड़ा इसके बारे में भी हम चर्चा करें। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीएससी फिजिक्स और मैथ्स से किया हुआ है और इसके बाद मैंने एकेडमिक एजुकेशन नहीं लिया है। उसके पश्चात मैंने केवल पीसीएस की ही तैयारी की है जी। और हिंदी मीडियम से। और सर, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और थोड़ा-सा इसके एकेडमी का सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल क्या रहता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। एकेडमी का शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं, चूँकि हमें 6 बजे से 5 या 6 के बीच में बहुत ही कम टाइम मिलता है। जी, तो हम लोग 6 बजे तैयार होके यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ परेड ग्राउंड पहुँचने के बाद हम वहाँ से 8:20 तक रूम पे पहुँचते हैं और फिर 9:30 तक हम रूम से निकल जाते हैं और उसके बाद हमारी 10:40 के बाद से क्लास स्टार्ट होती है, जो कि 2:10 पर ख़त्म होती है। उसके बाद हम लोग लंच करने जाते हैं, वहाँ से हम 2:30 बजे तक रूम पे पहुँचते हैं। उसके बाद हम फिर से तैयार होते हैं जी, और 3:25 पर फिर से परेड ग्राउंड के लिए रूम निकल जाते हैं और उसके बाद हम 5:30 बजे तक रूम पे आते हैं जी। और उसके बाद हम रेडी होते हैं और फिर शाम के 7:30 बजे की काउंटिंग के बाद हम लोग डिनर करते हैं। तो इस सर, सबसे अच्छी ट्रेनिंग के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको क्या लगी यहाँ पर? सबसे अच्छी मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ ये रहा है कि यहाँ पे जब से चूँकि जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग एक ही कमरे के अंदर बैठे रहते थे। हम लोगों को ना तो ये पता चला कि सूरज कब निकला है और कब अस्त हुआ है, परंतु हम लोग यहाँ रोज़ डेली सूर्य का उदय और अस्त दोनों टाइम देखते हैं और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणीय जगह भी हैं। हमारी अकेडमी में बहुत पेड़-पौधे खड़े हैं, चूँकि मुझे नेचर से बहुत प्रेम है, तो अगर मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहा है तो नेचर ही रहा है। जी। हुँ। सर, जैसे डेली आप लोग के मतलब कभी ऐसा भी नहीं रहता कि संडे को छुट्टी हो, या फिर डेली आपको मतलब वर्क करना पड़ता है? वर्किंग डे में तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहती है। वर्किंग डे में तो हम लोगों को जाना होता है और संडे में कभी-कभार कोई खेल या गेम रख दिया जाता है तो उस दौरान हमको वहाँ पे बिज़ी होना पड़ता है, परंतु अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम पूरे दिन छुट्टी पे रहते हैं। जी। हुँ। और सर, डेली अलग-अलग करके प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग करवाई जाती है, या फिर मतलब कुछ शेड्यूल रहता होगा कि आज सोमवार है तो आज ये होगा, मंडे है तो आज ये होगा? नहीं ऐसा वैसे हमारे यहाँ जो सबसे मेजर डे है वो 2 हैं, एक जी, तो ट्यूसडे है और एक फ्राइडे। इसमें हम लोगों के लिए समान स्तर की परेड होती है, तो उसमें हम पूरे दोनों टाइम लगभग वर्दी पहन के जाते हैं और जो भी परेड में या हमको जो भी अभी तक सिखाया गया है उसका प्रदर्शन वहाँ पे हम लोगों को करना होता है। जी, परंतु हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग का जो पीडीएम है उसमें विभिन्न प्रकार की हमें प्रशिक्षण देने हैं, तो जी, समय-समय पर वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि कभी घुड़सवारी, कभी मोटर व्हीकल और कभी
पदाति प्रशिक्षण इत्यादि। और भी स्पोर्ट वगैरह ये भी सर होते रहते हैं डेली मंथली या फिर प्रतियोगिता ऐसे जैसे कंपटीशन की? ये कभी-कभी होते हैं, डेली तो नहीं होते हैं, ये कभी-कभी होते हैं। अब तो हमारे यहाँ घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई है, 4 दिसंबर को समाप्त हुई है, तो उसके पश्चात तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब फ्यूचर में देखते हैं क्या होने वाला सर है। अवार्ड भी दिया जाता हो जो फर्स्ट के अच्छा प्रदर्शन करें? हाँ, उन लोगों को अवार्ड भी दिया जाता है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जो लोग उप विजेता रहते हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की जाती है, उनके लिए भी तालियाँ बजाई जाती है ताकि वह आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जी। हाँ। और भी सर ट्रेनिंग के दौरान और क्या-क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती है जो इंटरेस्टिंग हो? थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग ही हैं। पहला तो ये है कि हम डिसिप्लिन हो गए हैं। पहले क्या था कि मान लीजिए जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो कभी ये होता था कि उठना सुबह में 5 बजे है और उठ रहे हैं उसकी जगह 7 बजे है, और मतलब दिन में खाने बनाने का भी या खाना खाने का भी कोई सिस्टम नहीं था। परंतु अब एक सब चीज़ सिस्टम के तहत है, तो कहीं न कहीं रूटीन मेंटेन हो गया है। पहला तो ये है, और दूसरा ये है कि पहले फिज़िकल वर्कआउट 0% ही था, जो आज 70, 80 या 100% मान सकते हैं। तो इससे कहीं न कहीं सारी चीज़ें तेज़ी के साथ इम्प्रूव हो रही हैं, और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सुधार हम लोग देख रहे हैं। जी। थोड़ा सा बात करेंगे सर, आप ट्रेनिंग लगभग 1 साल बता रहे हैं कि चलेगा, तो इसमें आपको ये ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितना मिलती है? सैलरी ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को फुल सैलरी मिलती है, जी। चूँकि हमारा जो बेसिक है वो 56,100 है, और ग्रेड पे हमारा 5400 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी 72,000 आती है इन हैंड, और बाकी कुछ हमारा इनकम टैक्स में जाता है और कुछ हमारा एनपीएस में भी चली जाती है। जी। वैसे टोटल सैलरी हमारी 83,000 है। जी, हुँ, 83। हुँ। सर अब थोड़ा-सा हम फ़िल्म्स को लेकर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं फोकस यूपी पीसीएस 2024 फ़िल्म्स एग्ज़ाम को लेकर। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 4 टाइम्स इस एग्ज़ाम को फाइट किए, तो मतलब आपने क्या सबसे बड़ा कमियाँ रहीं और कहाँ आपको लगा कि यहाँ सुधार करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये रही कि जब तक जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2019 में, जी। तो उस दौरान मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। जी। दूसरे टाइम में मैंने मेंस दिया, तो उस टाइम तक मेरी प्री की तैयारी अच्छी हो गई थी, परंतु मेंस की तैयारी कहीं न कहीं वीक थी, जिस वजह से मैं फेल रहा। जी। और तीसरे अटेम्प्ट में ये रहा कि दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मेंस दे दी, तो तीसरे अटेम्प्ट में कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि इस बार भी हमारा हो ही जाएगा, और जिस वजह से मैं थोड़ा-सा वहाँ पे मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा। परंतु 2022 में एक बैलेंस तैयारी मैंने की, और उसमें लगभग सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार थी, तो जिस वजह से सिलेक्शन हुआ। तो चीज़ें वही कहना यही है कि जब भी जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो एक ऐसी रणनीति बनाएँ जो कि एक बैलेंस रणनीति हो, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी जो भी पढ़ना चाहते हैं, आपकी तैयारी सही दिशा में चली जाए। जी। हाँ। सर जिससे बताएँगे इतनी बड़ी-बड़ी मोटे हैं, तो आपने क्या बुक लिस्ट प्रेफ़र किया जाए जो इस अ, बहुत सारे मटेरियल कंसाइन हो, बहुत सारे मार्केट में चीज़ें, तो आपने क्या पढ़ा था उसके? देखिए, मार्केट में तो किताबें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको उन बहुत ज़्यादा किताबों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर पीसीएस प्री क्लियर करना है या पीसीएस मेंस देना है, तो सेलेक्टेड चीज़ें हैं। मैंने मात्र 6-7 किताबें पढ़ी है प्रीलिम्स के लिए। हिस्ट्री के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की है, और ज्योग्राफी के लिए मैंने दृष्टि की बुक मैंने प्रेफ़र की थी, जो क्विक बुक होती है। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और इकोनॉमिक्स के लिए मैं महेश बर्णवाल और उसी के साथ रमेश सिंह की थी, और जनरल साइंस के लिए मैंने केवल घटनाचक्र का सहारा लिया है, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने घटनासार पढ़ी है। और इन सब को पढ़ने के साथ ही मैंने जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन होते हैं, उनका कई बार मैंने अध्ययन किया है। जी। तो अगर मैं एक शब्द में या एक लाइन में कहूँ, तो जो घटनाचक्र होते हैं वो प्रीलिम्स पेपर की बुनियाद होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ा जाए। जी। सर अंतिम समय जैसे मतलब फ़िल्म्स को कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए अंतिम ये 3-4 महीनों में? किस लेवल से पढ़ना चाहिए? देखिए, टाइम बहुत कम है, जी। ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, जी। कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ें। पहला तो यही मेरा जो टैगलाइन है जी। फ्यूचर के लिए, ये है कि कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ें, जी। और आप जितना भी पढ़ चुके हैं, जी। वो बेहतर है और वो सफिशिएंट है। अब आप लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और इसी के साथ अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिससे आप अभी तक नहीं तैयार कर पाए हैं, या आपको लगता है कि वो अछूता है, तो उसको ज़रूर पढ़ें, और उसी के साथ घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ते रहें, और करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ पढ़ते रहें, ताकि ऐसा ना लगे कि हमारी तैयारी नहीं हो रही है। इससे घटनाचक्र के अगर क्वेश्चन आप लगाएँगे, तो आपका क्वेश्चन को हैंडल करने का स्किल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जी। हाँ। सर मतलब घटनाचक्र कैसे पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए और कैसे मतलब उसको इतनी मोटे-मोटे बुकें हैं तो कैसे पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके अब से? चूँकि समय बहुत थोड़ा रह गया है, 17 मार्च को
पीसीएस फ्री होने जा रहा है, तो ऐसे में मोटी बुक पढ़ना तो उचित नहीं होगा और ना ही अब उसके नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए का जो टाइम था वो निकल चुका है। तो ऐसे में अब आपके लिए यही एक अच्छा माध्यम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घटनाचक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन करें और उसी के साथ आपकी जो भी बुक्स हैं उनको भी पढ़ते रहें। जी सर, प्री और मेंस की क्या इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए या फिर पहले प्री क्वालिफाई हो जाए तब मेंस पे फोकस करना है? वैसे प्री के बाद मेंस देने के लिए लगभग 90 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन अगर इसी दौरान अगर थोड़ी सी तैयारी हम मेंस की भी कर लेते हैं तो बाद में मेंस की तैयारी करने का जो अतिरिक्त दबाव है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आप सही दिशा में अपनी तैयारी को लेके जाएंगे। सर अब ऑप्शनल रिमूव हो गया तो यूपी स्पेशल 2 एक्स्ट्रा पेपर ऐड हुए हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें? कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि इसके कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें? इसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब ये पेपर रिमूव नहीं हुए था, जब ऑप्शनल रिमूव नहीं हुआ था, तो उस टाइम यूपी पीसीएस के चारों पेपर में जो कि जीएस 1 2 3 4 है उसमें लगभग 12 क्वेश्चन आते थे यूपी से, परंतु अब 2 पेपर में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए उन 12 क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए भी हमको पूरा यूपी ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब तो फ़ायदा है कि हम उतना ही पढ़ेंगे और 40 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, आप वही चीज़ पढ़िए जो पढ़ते आ रहे थे, आपका उसी से सिलेक्शन होगा। जी। और सर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके सीसेट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ सीसेट के लिए कैसे तैयारी करें, क्या प्रिपेयर करें कि सीसेट क्वालिफाई हो सके? सीसेट के लिए ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैथ पढ़िए, रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि हिंदी के 22 क्वेश्चन आए हैं अभी 2023 वाले में, तो अगर 22 नहीं भी मानते 20 भी अगर आते हैं तो आपके 20 में से आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग में से आते हैं, मैथ और रीजनिंग के अलावा 30 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम उसमें 30 में से 20 कर लीजिए। इसी के साथ एक इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पहला जो क्वेश्चन होता है पैसेज, 5 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, वहाँ आप माइंड का यूज़ करना ही नहीं है, पाँचों क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। और इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं उनमें जैसे जो इसमें एक संप्रेषण वाला सेक्शन होता है, संप्रेषण वाला जितना भी अभी तक क्वेश्चन आए सबको याद कर लीजिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि वो सब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या रिसोर्सेज फॉलो करते हैं? करंट अफेयर्स के लिए मैंने केवल एक मैगजीन पढ़ी है, क्रॉनिकल मैगजीन मंथली वाली, और उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम नज़दीक में आता था तो मैं एक घटनासार की मैगजीन लाता था ताकि सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। और क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ने का लाभ ये था कि उसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेरी मेंस की तैयारी भी होती थी, क्योंकि कई बार जो वो सेक्शनल होती है उसमें सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो हम जो चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं, स्टैटिक जीएस पढ़ते हैं, तो वो स्टैटिक जीएस भी वहाँ से कवर हो जाता है। और सर टेस्ट सीरीज के लिए कैसे अभी से प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर क्या प्रेफर? टेस्ट सीरीज तो अब तक लगा लेनी चाहिए थी। जो लोग 17 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको लगा लेनी चाहिए थी, और जिन्होंने नहीं लगाई है वो अगर किसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि टाइम की कमी है तो वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्किल इंप्रूव होगा। जी सर, क्या ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किस में ज़्यादातर अच्छे तरीके से पढ़ाई हो जाती है, किस को आप प्रेफर ज़्यादा करना चाहिए? मैं ऑफ़लाइन को ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि इसका कई लाभ है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। आप जिस क्लास में जाके बैठते हैं वहाँ पे एक टीचर होता है, और टीचर के साथ आपका 1 टू 1 कम्युनिकेशन होने से आपकी जो चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो बोलने की या स्पीकिंग स्किल हो, तो वो कहीं न कहीं वो भी इम्प्रूव होती है। और दूसरा ये है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट टीचर से पूछ के उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऑफ़लाइन में ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ऑफ़लाइन स्टडी करने के लिए आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या लैपटॉप इत्यादि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत सारा सिस्टम चाहिए है, और फिर दूसरा नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है। तीसरा फिर अगर ज़्यादा हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं आँखों पे भी प्रभाव पड़ता है। सर कोई 3 चीज़ें बताएं जो स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान बहुत बड़ा गलती करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए? पहला तो ये है कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिए स्टडी के दौरान जो आपकी स्टडी से रिलेशन ना रखता हो, जी। पहला। जी। फिर दूसरा यह है कि अपने अंदर की कमियाँ मत खोजिए, बल्कि अपने अंदर की जो अच्छाई है उनको सोचिए कि हम कहाँ तक, किस स्तर तक हम तैयारी कर चुके हैं। जो बहुत से लोग केवल अपनी कमियाँ ही खोजते रहते हैं कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, वो बस उन लोगों का बहुत मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन होना, परंतु जो अपनी कमियों के ऊपर अपनी अच्छाइयों के माध्यम से तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। और तीसरा यह है कि जब भी पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ अपने आप को इतना घुल मिल जाए पढ़ाई में कि आपको दुनियादारी के बारे में कुछ भी मालूम ना रहे, और आप जो भी चीज़ पढ़ें वो आपके कंठस्थ हो जाए। जी। सर कोई भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त किया जाए जो डेली रूटीन में आप फॉलो करते हैं? मोटिवेशन यही है कि आप लोग इतना पढ़िए कि जो आपकी किताबें हैं वह आपकी जान बन जाए, और आप किताबों के साथ
अपना रिलेशन ऐसा बनाएं कि आप किताबों के बिना रह ना पाए। जी, आपका जो मिशन है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन बनना चाहिए, जी, क्योंकि आप जो बहुत से लोग घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, जब तक वो घर में रहते हैं तो उनका मान सम्मान उनके माँ बाप की मुट्ठी में रहता है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकल कर पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप का मान सम्मान उनकी मुट्ठी में आ जाता है। उस मान सम्मान को बनाए रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और मस्त बढ़िया से आगे बढ़िए और अपना सिलेक्शन निर्धारित करिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडेंट्स को इतना कीमती समय देने के लिए और गाइडेंस सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, सर ने वो सारी चीज़ें बताई। आज सर यहाँ पर हैं, कल आप यहाँ होंगे। और सर की जर्नी काफ़ी मोटिवेशन भरी भी रही और ट्रेनिंग की सारी चीज़ें भी सर ने बताया कि क्या होता है हफ्ते में, सारी चीज़ें शेड्यूल को लेकर बताया। सबसे अच्छी बात सर ने बताया कि यहाँ डिसिप्लिन, घर पर या फिर रूम पर जैसे भी हो आप, लेकिन यहाँ आकर लाइफ एक डिसिप्लिन हो ही जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। यदि कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, या फिर सजेशन हो कि ये क्वेश्चन और आपको पूछना चाहिए था ये, तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।